हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 और 15 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 14 और 15 फरवरी के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं डेली आपसे बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उनको आप डेली रूटीन से नोट जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो आपको ये ज्यादा समय के लिए याद हो जाएंगे और आपके पास रिवीजन के लिए भी एक माध्यम हो जाएगा, क्योंकि आप डेली लेक्चर को, जब भी आपका रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम के टाइम पे, आप एक एक लेक्चर को खोल के रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको डेली क्या करना है, अपने नोट्स बनाते जाने हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो बच्चों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, यानी कि नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये देखिए इमेज में, ये है नितिन गडकरी, ठीक है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है, यानी कि स्वर्गीय माधव लिमये पुरस्कार, स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार, ये जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और लोकसभा या राज्यसभा, इनके सदस्यों में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? 50,000 रुपए, ठीक है। 50,000 रुपए इस पुरस्कार की राशि है। तो जो भी ये पुरस्कार जीतता है उसे यह राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इन्हें संसद के कार्य कुशल सदस्य की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी को संसद के कार्य कुशल सदस्य की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार नासिक लाइब्रेरी सॉरी नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और बच्चों, जो नितिन गडकरी है ये कौन है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं उनका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है आपके अनिल अंबानी, दूसरा दिया है मुकेश अंबानी, तीसरा ऑप्शन है गौतम अडानी, चौथा है रतन टाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम अडानी। ये देखिए इमेज में, ये है गौतम अडानी, ठीक है, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस इंडेक्स के अनुसार अडानी की कुल संपत्ति 88.5 बिलियन डॉलर हो गई है, ठीक है। तो इस इंडेक्स में जो अडानी की कुल संपत्ति है वो कितनी बताई गई है? 88.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति, ठीक है। और जो गौतम अडानी है ये कौन है? अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। और गौतम अडानी ये अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इनसे पहले जो सबसे, अभी तक जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे वो कौन थे? मुकेश अंबानी, ठीक है। तो इन्हें पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाल ही में 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला को कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 22 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 फरवरी। 28 फरवरी से
अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला को शुरू करने की घोषणा की गई है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस पुस्तक मेले का आयोजन 28 फरवरी से शुरू करके 13 मार्च तक किया जा रहा है, ठीक है। और कोलकाता के सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक मेले का आयोजन कोलकाता में भी कहां पर किया जा रहा है, तो सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आगे देखते हैं। इस वर्ष इस मेले की फोकल थीम बांग्लादेश है, ठीक है। इस बार जो मेले की थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश क्यों रखी गई है? क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और बंगबंधु ये इनकी उपाधि थी, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। तो बांग्लादेश जो थीम रखी गई है वो क्या है? एक तो इनकी जन्म शताब्दी है इस वर्ष, ठीक है। और दूसरा क्या है? बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए इस पुस्तक मेले की जो थीम है वो क्या रखी गई है बच्चों? बांग्लादेश रखी गई है, ठीक है। और इस पुस्तक मेले का जो उद्घाटन है वो कौन करेंगी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, क्योंकि कोलकाता में जब आयोजन किया जा रहा है, और कोलकाता ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो इस मेले का उद्घाटन करने वाली है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? तो हमें बताना है कि इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है। आपके 4 ऑप्शन है, इस्तांबुल, मॉस्को, मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा इस्तांबुल। देखिए, इस्तांबुल ये आपका तुर्की का एक शहर है, ठीक है। तुर्की का शहर है इस्तांबुल, जिसे तुर्की का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। और इस रैंकिंग में जो दूसरा स्थान है बच्चों वो किसे दिया गया है? मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। तो ये सेकंड नंबर पर आए और इस्तांबुल फर्स्ट नंबर पर आए, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इस रैंकिंग में जो भारत के शहर शामिल किए गए हैं उनमें पोजीशन क्या रही है? मुंबई 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। बेंगलुरु आपका 10वें नंबर पे, दिल्ली 11वें नंबर पे और पुणे 21वें स्थान पर रखे गए हैं, ठीक है। तो जो भारत के 4 शहर शामिल किए गए इसमें मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे, तो उनकी जो पोजीशन है ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिवा कपूर, सागरिका घोष, उर्जित पटेल या फिर सविता चावला। तो हमें बताना है कि ये जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी, इसके लेखक कौन है? तो इसकी जो लेखिका है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सागरिका घोष। ये देखिए इमेज में सागरिका घोष ये हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी है, ठीक है। आइए इसकी और डिटेल जान लेते हैं। देखिए, इस पुस्तक में जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनकी जीवनी को इसमें उल्लेखित किया गया है। सागरिका घोष बच्चों ये कौन है? ये लेखक के साथ साथ एक न्यूज एंकर और पत्रकार भी हैं। इनकी एक और पुस्तक है इंदिरा भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। इस पुस्तक की रचना भी सागरिका घोष के द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंदिरा भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ये भी सागरिका घोष ने की है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? यानी कि भारत में बुलेट ट्रेन
चालू होने वाली है। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेशन बनाया गया है वो किस शहर को बनाया गया है? आपके चार ऑप्शन है, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत। सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, वो कहां से कहां तक के लिए बनाई जा रही है? मुंबई से लेकर अहमदाबाद। मुंबई ये आपका महाराष्ट्र का शहर है और भारत की आर्थिक राजधानी भी इसे कहते हैं, मुंबई को। और अहमदाबाद बच्चों ये आपका गुजरात राज्य का शहर है, ठीक है। और मुंबई आपका महाराष्ट्र। तो दो राज्यों के बीच में इस बुलेट ट्रेन परियोजना को बनाया जा रहा है, जो कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। देखिए, इस परियोजना का निर्माण NHSRCL के द्वारा दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है, ठीक है। NHSRCL बच्चों ये क्या है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जिसके द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और अभी जो डेट फाइनल की गई है कि इसको कब तक कंप्लीट करना है, दिसंबर 2024 तक इस परियोजना को पूरा किया जाना है। और बच्चों देखिए, ये जो परियोजना है ये कहां से कहां तक के लिए? महाराष्ट्र से गुजरात राज्य को जोड़ेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि कहां पर, किस शहर में, किस राज्य में कितने किलोमीटर में ये परियोजना बिछाई जा रही है। तो बच्चों महाराष्ट्र में जो ये है 155.76 किलोमीटर में, गुजरात में लगभग ये 384.04 किलोमीटर की लंबी होगी। और दादरा और नागर हवेली ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दादरा और नगर हवेली में ये 4.3 किलोमीटर में ये परियोजना बिछाई जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में IPL की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? ये हमने पहले भी पढ़ा है कि IPL में दो नई टीमें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी? एक तो अहमदाबाद है और दूसरी क्या है? लखनऊ, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी है इसने अपना आधिकारिक नाम, जैसे टीम के जो नाम होते हैं, जैसे मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स है, तो इसीलिए जो अहमदाबाद की टीम है इसने अपना नाम क्या रखा है? ऑप्शन है आपके गांधीनगर टाइटंस, दूसरा दिया है गुजरात टाइटंस, तीसरा है सूरत टाइटंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ इमेज में देखिए, अहमदाबाद टीम नेम क्या हो गया है? गुजरात टाइटंस, ठीक है। तो अहमदाबाद की जो टीम है इसका नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस रखा गया है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को, ठीक है, हार्दिक पांड्या को क्या किया है? 15 करोड़ रुपए में अपना कप्तान बनाया है। यानी कि आपको पता ही है कि IPL में जो खिलाड़ी होते हैं वो खरीदे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टीम के जो लोग, टीम के जो हेड हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, अलग अलग खिलाड़ियों को उनकी जो भी रैंक होती है उसके अनुसार खरीदते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपनी टीम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गुजरात टाइटंस के जो कप्तान बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? हार्दिक पांड्या। और इन्हें 15 करोड़ रुपए में अपना कप्तान बनाया गया है। बच्चों 2022 में जो IPL का 15वां संस्करण खेला जाएगा वो कब से शुरू होगा? 2 अप्रैल से लेकर 3 जून तक खत्म होगा, ठीक है। तो IPL का जो 2022 में संस्करण हो रहा है वो कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का है। और अभी जो इसकी डेट फाइनल की गई है वो कब से? 2 अप्रैल से शुरू करके 3 जून तक खत्म होगा, ठीक है। और बच्चों अभी तक जो IPL में जो टीमें थी वो कुल कितनी थी? 8 टीमें हुआ करती थी। लेकिन अहमदाबाद और लखनऊ की जो टीम शामिल होने के बाद IPL में अब कुल 10 जो टीम है इनके बीच में मैच खेला जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि IPL की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी, ठीक है। और IPL में सबसे ज्यादा बार मैच किसने जीता है? तो बच्चों मुंबई इंडियंस ने। जो टीम है मुंबई इंडियंस, इसने सबसे ज्यादा बार IPL में जीत हासिल की है, जो कि कुल 5 बार, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने कुल 5 बार IPL का खिताब जीता है। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, भारत या फिर चीन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो डीएनए जो वैक्सीन है ये बच्चों कौन सी है? जाइकोव डी। ठीक है, जाइकोव डी वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19। और डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया है वो कौन सा हो गया? आपका भारत हो गया है। और बच्चों इस वैक्सीन की जो खासियत है, ये बिना सुई का टीका है। ठीक है, बिना सुई का टीका है, जो कि आपका 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर लगाया जाएगा। ठीक है, 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर इस टीके को लगाया जाएगा। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो पहली डीएनए वैक्सीन है इसका नाम क्या है? जाइकोव डी। और इस वैक्सीन को अहमदाबाद में स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला जाइडस कैडिला के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है। जाइडस कैडिला बच्चों ये कहाँ की है? अहमदाबाद में एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसने जाइकोव डी वैक्सीन का निर्माण किया है। इस संक्रमण के लिए, ये संक्रमण किसकी बात हो रही है? कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 जो संक्रमण है उसके लिए यह लगभग 66% तक प्रभावी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में आर राजा मोहन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो हमें बताना है कि जो आर राजा मोहन है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? इतिहासकार, खगोल शास्त्री, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। इमेज में आप देख रहे हैं ये है आर राजा मोहन। ठीक है, इनका मिलता जुलता नाम राजा राम मोहन से, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो नाम क्या है? आर राजा मोहन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे। आइए और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ये भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में खगोल शास्त्री रहे हैं। तो ये कहाँ पर खगोल शास्त्री थे? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, जो कि आपका बेंगलुरु में स्थित है, वहां पर ये खगोल शास्त्री थे। ये अपने कल के प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों की खोज करना था। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, कल की प्रोजेक्ट। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में इन्होंने भी अपना नेतृत्व किया था। और इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था बच्चों वो क्या था? क्षुद्र ग्रहों की खोज करना था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर उन्ननी, ठीक है, डॉक्टर उन्ननी कृष्णन नायर को किसका निदेशक बनाया गया है? ऑप्शन है आपके एनसीईआरटी, इसरो, वीएसएससी या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि वीएसएससी। ये है डॉक्टर उन्ननी कृष्णन नायर, जिन्हें वीएसएससी का निदेशक बनाया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वीएसएससी ये क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। और बच्चों, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये इसरो का ही एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इसरो का अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है? यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों 21 नवंबर 1963 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में फाइजर इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमें बताना है कि जो फाइजर इंडिया
कंपनी है, इसने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके प्रदीप शाह, एस कुमार, संजय मल्होत्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि प्रदीप शाह। प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये देखिए इमेज में, ये हैं प्रदीप शाह जिन्हें फाइजर इंडिया ने अपना निदेशक या अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है बच्चों, फाइजर जो कंपनी है ये क्या है? ये एक वैक्सीन और दवाएं बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, फाइजर की वैक्सीन भी बनाई गई थी कोविड-19 के लिए, जो कि बहुत चर्चा में रही थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है किसका? फाइजर का, ये कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो फाइजर कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो हमें बताना है कि जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो ये कब से कब तक के लिए आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके 12 से 16 फरवरी, 14 से 18 फरवरी, 13 से 19 फरवरी या फिर 15 से 20 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 से 18 फरवरी तक के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, वित्तीय साक्षरता 2022 यानी कि ये जो सप्ताह है, इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? गो डिजिटल, गो सिक्योर। ठीक है, यानी कि लोगों को डिजिटल होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल हो, कैशलेस हो, इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। और इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए जागरूक करना है। यानी कि आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट के जो सोर्सेस चालू हो चुके हैं, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है? कैशलेस बनाना, भारत के हर नागरिक को कैशलेस बनाना और ज्यादा से ज्यादा डिजिटलीकरण करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा री इमेजिनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? हमें बताना है कि किस मंत्रालय ने इस म्यूजियम ग्लोबल समिट का आयोजन किया है। ऑप्शन है आपके पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो बच्चों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के तहत इस म्यूजियम यानी कि री इमेजिनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 फरवरी 2022 को ऑनलाइन किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस जो सम्मेलन का आयोजन है उसकी डेट क्या है? 15 से 16 फरवरी। और कैसे मीडियम से? ऑनलाइन माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस ग्लोबल समिट को आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आपको बताया मैंने पहले भी, जो आजादी का अमृत महोत्सव है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये भारत सरकार के द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। और इसी महोत्सव का ये एक हिस्सा है री इमेजिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किसे प्रमाणित किया गया है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पीर पंजाल सुरंग, अटल सुरंग, जवाहर सुरंग या फिर चेनानी नाशरी टनल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल सुरंग। ये देखिए इमेज में, ठीक है, अटल टनल सुरंग, और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग घोषित किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस सुरंग को पहले रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था, और अब इसका जो नया नाम हो गया है वो क्या है?
अटल टनल, ठीक है। रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम था और नया नाम क्या हो गया, अटल टनल। टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। और बच्चों ये जो है सबसे लंबी राजमार्ग वाली सुरंग घोषित की गई है, तो इसकी जो चौड़ाई है कुल कितनी है, लगभग 10 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर लंबी है सुरंग। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें बताना है हाल ही में विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया गया है। तो विश्व यूनानी दिवस हर साल मनाते हैं, ये किस तारीख को मनाया जाता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 11 फरवरी। यहाँ पर आप इमेज में देखकर समझ ही गए होंगे कि जो यूनानी डे है ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 फरवरी। 11 फरवरी को हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस दिवस को हर साल यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान जयंती के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी जो डेट डिसाइड की गई है, तो इस डेट को डिसाइड करने का जो पर्पस है वो क्या है कि एक विद्वान थे, यूनानी विद्वान, जिनका नाम क्या था, हकीम अजमल खान। तो इनकी जयंती पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है। हकीम अजमल खान एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे, ठीक है, यूनानी चिकित्सक थे, ये आपको याद रखना है। यूनान जो टर्म यूज हुआ है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ग्रीस, ठीक है। यूनान पुराना नाम है किसका, ग्रीस देश का, ठीक है। ग्रीस जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस, और ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो यूनानी एक क्या थी, चिकित्सा का एक माध्यम था, जैसे होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, इसी तरीके से यूनानी एक चिकित्सा प्रोसेस होता है। और इसके जो चिकित्सक थे, क्या नाम था, हकीम अजमल खान। इनकी जयंती पर 11 फरवरी को हर साल यूनानी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। अब आपका काम है लाइक करना और कमेंट करना, और साथ ही साथ जम के शेयर भी करना है, ठीक है। अपने साथ तैयारी करने वाले सभी बच्चों के साथ सारे लेक्चर्स को आप शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि ये अच्छे से अच्छा कंटेंट उन तक भी पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऐसे ऑन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।